हेलो एवरीवन। मैंने इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के विषय में कई वीडियो बनाया हुआ है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने उत्तर प्रदेश विविध नाम की शीर्षक देते एक वीडियो बनाया है। ये आपके लिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर आप जाते हैं उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इवन आपको ये भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश थीसिस में उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से ही पेपर भी आना शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने उसकी स्पेशल नाम डाला हुआ है। इस वीडियो में मैंने कई चीज़ों को लिया हुआ है, एक साथ लिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको विविध नाम डाला हुआ है। तो सबसे पहले आए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थल कौन हैं। एक पहला हमने लिया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या मतलब है, इसका हमने पीरियड नहीं दिया है क्योंकि ये काल्पनिक है कि किस समय से शुरू हुआ है, लेकिन सामान्य तौर पर इसको मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व तक का इस समय इसको माना गया है। इस विषय में हमने देखा बेलन घाटी मिर्जापुर के में जो है लोहंदा नाले के पास जो है हमें काफ़ी उपकरण ऐसी चीज़ें मिली है, मातृ मूर्ति मिलती है, कई चीज़ें में ऐसी मिली हैं जिससे कि मालूम होता है कि वहाँ पर इस युग में लोग रहा करते थे। पत्थर के औजार मिलना, तमाम चीज़ें ऐसे मिलना, मृत भांड मिलना, इसके काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसके देख करके लगता है कि यहाँ पर जो है लोग रहा करते थे, जो कि पाषाण काल के से शुरू होकर के पूर्व पाषाण का काफ़ी बाद की स्थितियों तक भी रहे हैं। दूसरा आता है ये सिगरौली और चकिया, यहाँ पर भी जो है पूरा पाषाण काल के वस्तुएं मिली हैं, जो कि वही मैं कह रहा हूँ कि क्रम बना रहा है। यहाँ पर आबादी पहले भी थी और बाद में भी रहती है, मतलब पाषाण काल पूर्व पाषाण काल से लेकर के हमारा जो है मध्य पाषाण काल तक की चीज़ें भी यहाँ में मिली हुई है। ठीक, अब इसका हमने कार्यकाल मध्य पाषाण काल लेते हैं। ये इसको माना गया 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, कई जगहों पर इसको 7,000 ईसा पूर्व भी माना गया है, इसलिए ये विवाद का विषय है। इसलिए कभी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा काल किस समय था, क्योंकि ये एक एजम्पशन है। माना कि अब हम इसके विषय में से मैं बाद में जब एंशिएंट हिस्ट्री का इतिहास क्लास आपको लूँगा उस समय मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, अभी केवल उत्तर प्रदेश के विषय में नॉलेज के दृष्टिकोण से मैं इसको बनाया हूँ। प्रयागराज में जो है चौपानी मांडो, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, ये मध्य पाषाण काल का है। ठीक है। तीसरा आता है प्रतापगढ़। अब देखिए सराय, नाहर, दमदमा, ये पूरा पाषाण काल से लेकर के जो है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तक की भी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, हर तरह की चीजें मिलती है। यहाँ पर विशेषता क्या है सराय नाहर में, यहाँ पर एक खास बात ये देखी गई है कि जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में जो है शवों को कैसे रखा जाता है उत्तर टू दक्षिण, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ दफनाए गए शव हमको मिले हैं, जो कि काफ़ी लंबे लंबे हैं। माना जाता है कि इनकी लंबाई जो है, कई लोगों ने बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पर बड़े लंबे लंबे, लेकिन पुरातत्व विभाग के लोगों के हिसाब से एक लंबे लोग वहाँ पर रहते थे। फिर संत कबीर नगर, लहुरा दे, ये वास्तव में इसकी खुदाई जो है अभी बहुत काफ़ी दिन पहले ना होकर के ये समझिए कि अभी हाल ही में यहाँ पर खुदाई हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो पाई गई है कि चावल के अवशेष मिले हैं। इससे लगता है कि हो न हो कि चावल की सबसे पहले खेती यहाँ पर ही की गई हो, क्योंकि उसका जो है एक उम्र निकाला गया है, जो उसका डेट है वो माना जाता है करीब 9,000 साल ईसा पूर्व के है। ठीक, अब आता है नवपाषाण। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बिंदु पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसको माना जाता है कि 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2050 ईसा पूर्व तक का 2,500 ईसा पूर्व का समय रहा है। इस कार्यकाल में कोल्डिवा, पंचो, मदहा, इसके उन जगहों पे है नवपाषाण युग के चीजें मिली हुई हैं। हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि नवपाषाण, मध्य पाषाण और क्या नाम है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जब वहां पर रहते थे तो कैसे हम उसको अलग करते हैं। देखिए मेन चीज ये है कि पहले जमाने में क्या होता था, पूर्व पाषाण काल में लोगों को ज्ञान नहीं रहा होगा, वो बंदर के रूप में रहते थे, तो वो बड़े बड़े जैसे शिकार करना हो, मान लीजिए कोई जानवर कहीं किनारे बैठा हुआ है, उन्होंने गोले पत्थर को लुढ़का दिया उसके ऊपर, क्या हुआ,
वो मर गया, उसका शिकार कर लिए, ठीक है, खा गए। लेकिन बाद में उनको ज्ञान आया, उन्होंने देखा कि नहीं यार ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने दो पत्थरों को मिला करके आपस में काट करके उसको नुकीला बनाने का शुरू किया। तो पहले पहले क्या पूरा एकदम नुकीला नहीं बना पाए वो, तो वो काल क्या है, मध्य में चला गया। तीसरे काल में इन्होंने क्या किया कि उसको जैसे कि छोटे छोटे पत्थरों के रूप में उन्होंने काट कर देखा कि कोई शिकार करना है, कोई चिड़िया है, कोई जानवर जिसे दूर से करना है, तो उन्होंने उसको काफी नुकीला बना दिया, यहाँ तक कि उसमें कुछ हैंडल भी लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम प्राचीन पुरा से आते हुए नवपाषाण काल में चले आए। अब ताम्र पाषाणी काल, इसके अवशेष सबको कहाँ मिलते हैं, मेरठ और सहारनपुर में मिलते हैं। ताम्र पाषाणी क्यों कहा गया है, इसमें क्या पाषाण को जो है उसके अंदर मतलब तांबे का भी प्रयोग शुरू हो गया उस समय, और पाषाण का भी प्रयोग शुरू किया। चूंकि मनुष्य ने जो है सबसे पहले भारतवर्ष में जो है तांबे धातु का ही प्रयोग किया था, इसीलिए हम तांबे को शुभ भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से ताम्र पाषाणी काल ये है। अब आता है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल का में क्या है, हड़प्पा तो त्रिभुजाकार क्षेत्र है माना गया है, ठीक है, और सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से लेते हुए इसका जो फैलाव अभी तक का जो हमको मिला है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हिंडन नदी के किनारे मिला हुआ है। इसको हम परशुराम का टीला भी कहते हैं, जिसको कि पुरातत्व विभाग के लोगों ने नाम दिया हुआ है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा है, फिर उसके बाद आता हुलास, सहारनपुर। तो सहारनपुर क्षेत्र में भी जो है हमको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। माना कि उस पर चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में कि कहाँ पर क्या मिला, कहाँ पर क्या मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ के और आत्मिक प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो पहला हमने अलीगढ़। आप जानते हैं कि अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताना है कि वहां पर ताले का व्यवसाय तो चल रहा था, लेकिन विदेशी लोग करते क्या थे, अंग्रेज लोग विदेशों से ला करके वहां पर एक सेंटर बना करके ही तालों को बेचा करते थे। लेकिन 1926 में जॉनसन एंड कंपनी ने सबसे पहले वहां पर ताले का एक फैक्ट्री खोल दिया। अब वो यही बनाने लगे और यहाँ के बाद जो देश के अन्य भागों में इसका वितरण शुरू हो गया। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है चूड़ी के व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है। फिर कन्नौज इत्र, गुलाब जल और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर, खुर्जा ये चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। भदोही ये कालीन व्यवसाय के लिए काफी प्रसिद्ध, यहाँ पे कालीन की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो विदेशों में इसका निर्यात किया जाता है। यहाँ तक कि भदोही की कालीन जो ईरान के कालीन का टक्कर लेते हैं विश्व के व्यापार में, मार्केट में। अब आता है मुरादाबाद। ये क्यों प्रसिद्ध है, मुरादाबाद जो है ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अब पीलीभीत, ये जो है क्या जंगल का एरिया एक तरह से है ना। यहाँ पर क्या होता है कि पीलीभीत के एरिया में चूंकि वो है तो वहां पर कड़ाऊ और बांसुरी यहाँ बनाए जाते हैं, जिनका विदेशों में भी बांसुरी का निर्यात किया जाता है। सहारनपुर, लकड़ी पर नक्काशी। आपने देखा होगा कि कई जगह पर घरों में अच्छे लोगों के या पुराने घरों में जो रईस लोगों के आप जाएंगे तो जो पुराने लकड़ी के फर्नीचर वगैरह हैं या उनका बेड वगैरह है, जिसको कुछ जमाने में मसहरी बोलते हैं, तो वहां पर देखिए लकड़ियों के ऊपर नक्काशी की गई हुई है, वहां पे नक्काशी करके काट कर बनाया गया था। वो विधा कहाँ की मिलती है बहुत ज्यादा हमको, सहारनपुर। गोरखपुर, टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका मूल चीज होता है, मूल नाम है चीनी मिट्टी। देखिए यहाँ पर चीनी मिट्टी की जो, लेकिन मूल रूप से जो मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। अब आता है निजामाबाद। निजामाबाद जो है ये काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, लखनऊ चिकन के कार्य के लिए। चिकन का कार्य क्या है, चिकन जो एक्चुअली क्या है कि ये वास्तव में शब्द जो फारसी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि सुई के को में धागे डालकर पिरो करके कपड़े को अच्छी तरीके से बनाना, जो कि आपने देखा होगा चिकन के कुर्ते लोग पहन कर चलते हैं या लड़कियां भी चिकन कुर्ते पहनती हैं, वो इसीलिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, ये जरी जरंदोजी के लिए प्रसिद्ध है। जरी का मतलब क्या है, अब आप देखिए जो कपड़ा है उसके ऊपर सोने, चांदी,
या चांदी के तार के ऊपर सोने के पॉलिश लगा करके उसके बॉर्डर पर और उस पे बॉर्डर पे तमाम जगहों पर साड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए जो कढ़ाई की जाती है उसी को जरी कहते हैं। और जरदोजी क्या होता है, जो स्पेसिफिक खास डिजाइन बनाई जाती है उसको जरदोजी कहते हैं। चित्रकूट जो हमारा है ये लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ऊनी कालीन जिसको कि हम दरी भी कहते हैं। एटा घुंघरू तथा घंटी के लिए प्रसिद्ध है। मऊ का कपड़ा उद्योग बहुत है प्रसिद्ध है। हस्तकरघा, यहाँ पर अधिकांश जगहों पर आप जाएंगे तो लोगों को घर के अंदर करघे मिलते हैं, वो उन्हीं से कपड़े बनाते हैं जो कि विदेशों तक में निर्यात किए जाते हैं। और एक और भी चीज बताना है कि जो आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी तो बनारस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि बनारस से रॉ मटेरियल कच्चा माल जा करके आजमगढ़ और मऊ में उसको एक साड़ी बनाया जाता है और फिर वो साड़ियाँ जब बनारस में आ जाती हैं तो उन्हीं साड़ियों पर जब काम किया जाता है अच्छे कलाकृतियों के उनको जैसे कि जरी या जरदोजी का काम कर दिया जाता है तो उनको बनारसी साड़ियों के रूप में हम बेचते हैं। ठीक, अब आता है आगरा और कानपुर। ये कौन नहीं जानता है कि चमड़े उद्योग के लिए फेमस होता है कि आगरा से जूता है, कमरे से कानपुर से जूते की सप्लाई हो रही है। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम संगीत के क्षेत्र में चलते हैं। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा है? भरत मुनि का लिखा हुआ है। इसको कहते हैं कि ये संगीत का बाइबल है। इसका कार्यकाल के कोई निश्चित नहीं माना गया है, इसके बारे में विवाद है, लेकिन सामान्य रूप से ये मान लिया जाता है कि यह 400 से लेकर के 120 ईसा पूर्व के बीच में किसी समय की ये रचना है। इसको संगीत का बाइबल क्या कहते हैं? इसमें नृत्य से लेकर के राग, अन्य कलाएं सभी को समाहित करके एक ग्रंथ बनाया गया है। इसीलिए इसको कहते हैं कि संगीत से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं उनको अगर आपको पाना है तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ विधाएं मालूम हो जाएंगी। अब आता अष्टछाप कवि, ये पुष्टि मार्ग जिसको कहते हैं। वल्लभाचार्य ने इसको जो है कहा मथुरा में इसकी स्थापना किया था और इन्होंने 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया हुआ था। हमारे सूरदास जी भी इस ग्रुप में रहे हैं। ये लोग करते क्या थे, पद और कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। इसे हैं तो जब गुणगान करते थे तो निश्चित रूप से संगीत की विधा इसके अंदर रही है। काव्य बनाए जाते थे, कविताएं बनाई जाती थी भगवान कृष्ण के बारे में, उनके बारे में गुणगान करने के लिए। फिर काव्य रूप दे करके वो संगीत के रूप में ढोल मजारे या जो कुछ तत्कालीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उनके सहारे ये गाना गाया करते थे। सखी संप्रदाय ये निम्बार्क मत की शाखा है। स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी। इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सखी तो आप जानते हो कि आदमी लड़कियों की होती है दोस्ती, उनको क्या कहते हैं, सखी। ठीक है, हम लड़कों के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर सखी केवल लड़कियां नहीं हैं, यहाँ पर सखी वो पुरुष हैं जो कि भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए खुद को नारी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। वो 16 श्रृंगार लड़कियों ऐसा करके भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरी सखी हैं, जिससे कि उनको आकर्षित कर सके। आपको याद होगा एक हमारे आईजी सम मिस्टर पंडा थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने बाद में उनको हटा भी दिया गया, मुलायम सिंह के जमाने में थे। वो स्वयं में जो है स्त्री का रूप धर करके डांस करते थे, सब कुछ करते थे और ऐसे बोलते थे मैं करती हूँ, मैं जाती हूँ। इस तरीके से उन्होंने एक तरह से वर्तमान में अगर आप देखेंगे सखी संप्रदाय के इससे बड़े उदाहरण आपको कोई नहीं मिल सकते हैं। मिस्टर आईजी पंडा थे, नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। खैर ठीक, अच्छा कव्वाल। अब देखिए कव्वाल बच्चों का घराना, ये बहुत फेमस है। ये कहाँ का, इसको दिल्ली घराना भी कहते हैं। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि ये दिल्ली घराना, तो इसका उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो बनी थी, मतलब कहाँ से शुरुआती इसकी हुई है, वो जगह आगरा है। माना कि ये बाद में दिल्ली में केंद्रित हो गया। इसकी स्थापना हमने लिखा भी है, आमिर खुसरो ने किया था। आमिर खुसरो ने आगरा में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अब आता है दूसरा बनारस बाज घराना। ये कौन है,
ये मिस्टर श्री राम सहाय जी ने इसकी स्थापना किया था। आगरा घराना, सुजान खान, ये कौन थे? सुजान खान अकबर के दरबारी कवि थे, इन्होंने इस घराने की स्थापना किया था। और तानसेन, सुरों के सम्राट तानसेन के दामाद लगते थे। कौन? सुजान खान। ठीक है। किराना घराना, ये बहुत प्रसिद्ध है, आज के समय में भी माना जाएगा। ये उस्ताद अब्दुल करीम खान एवं उस्ताद अब्दुल वहीद खान ने इसकी स्थापना किया था। किराना क्या मतलब? क्या सामान बेचने वाले पंसारी? ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर के पास एक जगह है कैराना। कैराना बहुत प्रसिद्ध जगह है, आज के जमाने में भी राजनीतिक रूप से उसकी चर्चा होती है। कैराना ये इसकी स्थापना वहीं पर की गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमको जो आपको बताना है वो ये है कि हमारे अमर गायक, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के गुरु कौन थे? उस्ताद अब्दुल वहीद खान। एक किराना घराने की एक तरह से देन थे, जिन्होंने कि सुरों के सम्राट को हमारे सामने रखा है। ठीक है। फिर नृत्य, अब नृत्य पे हम आते हैं। नृत्य में उत्तर प्रदेश के नृत्य में क्या है? कथक। कथक डांस में क्या होता है? कथा के साथ नृत्य, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है कथक, कथा के साथ नृत्य। सितारा देवी, अलकनंदा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता है? ठीक है। सितार, अब आता है सितार के आविष्कारक कौन थे? ये खुसरो खां थे। 18वीं शताब्दी में इसका उन्होंने आविष्कार किया था। लेकिन इसकी प्रसिद्धि किसने दिया वर्ल्ड में? वो थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका नाम था, असली नाम था रविंद्रो शंकर चौधरी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? शास्त्रीय संगीत को और यूरोपीय संगीत को मिला करके भी एक नई संगीत की विधा दे दिया। ये कला के मतलब बहुत बड़ी, इसीलिए इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक। अब आते हैं शहनाई के गातक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये भी भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये ऐसी हस्तियां हैं जो कि अपनी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं है। जब तक युग है तब तक इन लोगों के नाम लिए जाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों के नाम रहेंगे। ठीक। अब आता है नृत्य, देखें उत्तर प्रदेश की चरकुला, ये घड़ा नृत्य है। ब्रजभूमि में राधा के जन्मदिन पे और माना जाता है कि होली के तीसरे दिन पे इसका स्त्रियां नृत्य करती हैं। ये लोग करती क्या है? एक चक्र बना लेती हैं, उस चक्र पे घड़े रख लिए जाते हैं और उस चक्र पे घड़े के साथ ही ये नृत्य करती हैं। ठीक है। और राधा प्रेसी थे भगवान कृष्ण की, इसको आप जानते ही हैं। पाई डंडा, ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ये वहां के जो है मूल जात अहिर यादव, इन लोगों का ही नृत्य है। राई नृत्य, ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है क्या करती हैं? मयूर नृत्य करती, जैसे मयूर नाचता है उस तरह के नृत्य करती हैं। शोरा नृत्य, ये जो है ललितपुर की सहतरिया जनजाति की नृत्य है। सहतरिया सहरिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है। धोबिया, धोबिया नृत्य में क्या होता है? ये धोबी लोग करते हैं विशेष रूप से पूर्वांचल के। ये लोग अपने गले में कमर के अंदर घंटिया बांध करके डांस करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को मालूम है, कभी कभी लोग जो है अपने यहाँ जब कभी विशेष कार्यक्रम होता था, जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, ये पैदा हुआ जैसे कि, तो ऐसे समय में लोग धोबियों को बुलाते थे और धोबिया डांस करवाते थे। ठीक। अब कर्मा कोल जनजाति का है, ये सोनभद्र जिले का नृत्य है। ठीक है। लोकगीत, लोकगीत तो बहुत है लेकिन प्रसिद्ध कौन है? जैसे बिरहा, चैती, कजरी, रसिया। मान लीजिए कि हम चर्चा करते हैं, बिरहा क्या है? विरह गीत, विरह से जो गीत बना है वो है विरहा। ठीक है। ऐसे ही सबकी व्याख्या हम अभी नहीं करना चाहते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में मेला। ताज महोत्सव, निश्चित रूप से ताजमहल का है तो ताज महोत्सव कहाँ होगा? आगरा में होगा। सुलह कुल उत्सव, ये आगरा में है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता है। सुलह का मतलब ही होता है समझौता, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है सुलह कुल उत्सव। गदरी मेला,
ये बलिया जनपद का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इस मेले के बारे में चीनी यात्री फाइयान ने भी अपने स्मरण में अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना मेला हो सकता है। कहते हैं कि ऋषि महर्षि भृगु ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ भी किया था। ये पशु मेला यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में केवल होता है, जो कि हर प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। अर्धकुंभ भी लगता है जो कि प्रत्येक 6 वर्ष पे, लेकिन उसी स्थान पे माघ मेला जो है प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। अब आता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला क्यों प्रसिद्ध है? ये भी आगरा का पशु मेला है, ठीक। अब हम आते हैं अंतिम नौचंडी मेला। नौचंडी क्या है? नवचंडी वास्तव में नवचंडी का अभ्रंश रूप है। जहां पर ये मेरठ में मेला होता है, पशु का मेला है, वहां पर माँ दुर्गा का मंदिर है और साथ ही में पास में जो है अभी मुसलमानों की भी धार्मिक स्थल है, जहां पर कि अजान ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो मतलब क्या है कि जहां पर अजान हो रहा है पास में जो है माँ दुर्गा का, यहाँ भी घंटिया बज रहा है, लेकिन दोनों ही संप्रदाय के लोग, दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे की खुशियों में मिलजुल करके भाग लेते हैं। इस प्रकार से यह देखा जाए तो एक तरह से सुलह कुल का ही एक रूप है। आशा करते हैं कि हमने जो है उत्तर प्रदेश में कई चीज़ों को एक साथ समेटने की कोशिश किया है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगले वीडियो में मैं किसी और विषय पर चर्चा करूँगा। टिल देन, बाय बाय।